हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादौन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम कवर करने वाले हमारा एलपीजी का लास्ट पोर्शन, दैट इज़ योर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत और डिटेल में हमें जानना रहेगा। लेकिन मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि फटाफट आपका फिनिश करा दूँ ये वाला पोर्शन, राइट। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करूँ स्टूडेंट सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। एंड स्टूडेंट सीबीएसई के अलावा ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे लिबरलाइजेशन का, मतलब हमने बोला था कि लिबरल होना, लाइसेंसिंग सिस्टम को थोड़ा हटा दो, है ना। वरना पहले क्या होता था कि पब्लिक सेक्टर का ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता था। वहीं पे ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ये होता है कि सारी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना। अब देखो, पहला स्टेप क्या किया हमने एलपीजी में, पहले किया हमने लिबरलाइजेशन, यानी फ्रीडम लेके आए, थोड़ा लाइसेंसिंग सिस्टम हटाओ, पब्लिक सेक्टर का थोड़ा राज हटाओ और प्राइवेट सेक्टर को भी ओनरशिप लेने दो। पहले हमने ये किया। सेकंड क्या किया, इसी के कंटिन्यूएशन में किया कि प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप देनी है ना, उनको ज़्यादा राइट्स देने ना, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा देते हैं। तो हमने प्राइवेटाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। फिर क्या आती है मेरे पास, अब मेरे पास बात आती है ग्लोबलाइजेशन की। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे मतलब है कि पहले आपने लाइसेंसिंग सिस्टम हटाया, फिर आपने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया, अब आता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज। हम बोलते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये रहता है कि पूरा जो वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज है, एवरीवन इज इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज करना, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहना, साथ में ट्रेड करना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो जैसे ही हमने पढ़ा था कि जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के क्राइसिस आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर हम बात करते हैं 1991 की, एंड वी वेंट टू वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ कि हमें लोन चाहिए, है ना। तो उन्होंने हमें क्या बोला था कि आपको अपनी कंट्री को ग्लोबलाइज करने की जरूरत है। तो हमने दो टाइप्स की इकोनॉमी पढ़ी, एक हमने पढ़ा है क्लोज इकोनॉमी, एक हमने पढ़ा है ओपन इकोनॉमी, है ना। देयर आर 4 सेक्टर्स इन इकोनॉमी। कौन कौन से होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर हैं, फर्म्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, और साथ में मेरे पास क्या आता है, एक्सटर्नल सेक्टर आता है। ये 4 सेक्टर्स होते हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं पहले के 3 यानी हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट सेक्टर को लेती हूँ, तो ये मेरी क्लोज इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे बाहर वाला कोई इन्वॉल्व नहीं है, आप खुद ही की कंट्री इन्वॉल्व हो। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल सेक्टर डाला, जिसको हम लोग फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं, तो मेरा क्या हो जाती है इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, बिकॉज अब दूसरे लोग भी इन्वॉल्व है। सो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल एक मोबाइल फोन है ना। डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट पार्ट्स बन के आते हैं, कैमरा कहीं और से आ रहा है, और मेमोरी अलग थी, कितने सारे चिप्स वगैरह एंड एवरीथिंग होते हैं, हैव नो आइडिया अबाउट इट, है ना। लेकिन डिफरेंट जगह से अलग अलग सारी चीज़ें बन के आती है, फिर बाद में उसको एक जगह असेंबल किया जाता है, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। की अलग अलग जगह आके सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन एक साथ आके आप एक ब्यूटीफुल सी चीज़ बनाते हो। सो दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सबका मिलना आना, कंबाइन होना। सो इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज, सारी इकोनॉमी एक साथ वर्क कर रही है टूवर्ड्स अ बेटर गोल एंड अ बिगर गोल, कि हम चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक तरीके से प्रॉस्पर करे, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, राइट। सो एलपीजी का जी क्या है, ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, है ना, अभी मैं आपसे यही कह रही थी कि हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, कि हम चाहते हैं कि इंडिया को अलग क्यों रखना है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने यही बोला था कि आप इंडिया को अलग मत रखो, अगर आप अलग रखोगे तो फिर आपकी इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी। आप ग्लोबलाइज वर्ल्ड बनाओ, ग्लोबलाइज हो, आप दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट को भी वेलकम करो, खुद के प्रोडक्ट्स को भी इतना अच्छा बनाओ कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ें। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये कि आप इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर रहे हो, जैसे कि लिखा है, और कैपिटल गुड्स का मूवमेंट करो, मीन्स फाइनेंसिंग वगैरह, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, इनको भी आप प्रमोट करो। दैट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। समझ आया, ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर हम सिंपल सी एक लाइन में बोले, ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, इट इज बेसिकली ओपनिंग योर नेशनल इकोनॉमी टू द वर्ल्ड, राइट। अब हम बात करते हैं, इट इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द होल वर्ल्ड। हाउएवर इट इज अ कॉम्प्लेक्स phenomenon, it is an outcome of the set of various policies that aim to transform the world towards greater independence and integration। तो बिल्कुल सही बात है, एक लाइन में हम बोल देते इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, क्या इतना आसान है क्या,
इंटीग्रेशन। आप खुद बताइए, घर में 4 लोग अच्छे से नहीं रह पाते, तो एक वर्ल्ड को आप सोच रहे हो सारी इकोनॉमी साथ में मिलकर काम करें, इतना आसान होगा? देयर आर सो मेनी पॉलिसीज, डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, रेजोल्यूशंस, रिफॉर्म्स, तब जाके ग्लोबलाइजेशन वर्क करता है। जब सबका एक प्रॉपर लीगल सिस्टम होता है तब जाके चीज़ें फंक्शन करती है। हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो बेसिकली हेड है, जो देखता है कि सारा ट्रेडिंग जो हो रहा है अच्छे से होना चाहिए, है ना। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ऑफकोर्स अगर हम बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होना चाहिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वी ऑल्सो हैव मेड सर्टन थिंग्स, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अंधेरे में तीर चला दिया कि ये करना है। अगर हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन, इट इज़ नॉट दैट ईजी, लेकिन स्टिल वी विल हैव टू डू इट, क्योंकि इसी से हमारा ग्रोथ है। हम सिर्फ अपना अपना इकोनॉमी को डेवलप कर लेंगे तो उससे ग्रोथ नहीं होने वाली। देखो, अगर हम सिर्फ सोचे कि हम खुद डेवलप हो जाए, लेकिन आपको एक्सपोर्ट भी तो करना है, इंपोर्ट भी तो करना है। अगर सिर्फ आप अपना अपना चलाओगे तो कैसे एडजस्ट करोगे, है ना। बिकॉज आपको पता है अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको कई बार एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो सिमिलरली इफ़ वी वांट आवर इकोनॉमी टू इम्प्रूव, तो हमें सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। हमें दूसरे की कंट्री का भी देखना पड़ेगा, अपनी कंट्री का भी देखना पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी को भी देखना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी को भी कंपेयर करना पड़ेगा। सो देर आर सो मेनी थिंग्स इन इंटीग्रेशन, राइट। सो इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स and activities transcending economic, social and geographical boundaries. In short, we can say that globalization aims to create a borderless world. अभी मैंने आपको फ़ोन का एग्जाम्पल दिया है ना, कि कहाँ कहाँ से उसके डिफरेंट पार्ट्स बन के आते हैं, लेकिन सब आके एक फ़ोन बन जाता है। तो उसको हम लोग असेंबल कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो हम लोग ये बैरियर्स हमें हटाना है। दैट इज हम इसको क्या बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है? एवरीवन इज कनेक्टेड। हमें लगता है कि हम अपनी अलग अलग कंट्री, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इकोनॉमिकली हम लोग देखें, सोशली भी देखें, जियोग्राफिकली भी हम सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट बिल्कुल हैं, भले हम इस चीज़ को माने या नहीं माने। सो उसी को एक्नॉलेज करके अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना, उसको मेक श्योर करना कि हम लोग अच्छे से काम करें, दैट इज़ योर ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन। ना चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आए? तो सबसे पहले क्या था? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर्ड अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज इन विच ऑटोमेटिक परमिशन विल बी अवेलेबल फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? FDI। देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है कि आप परमिशन लेके आ पाओ, है ना। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में ऐसा परमिट कर दिया गया था कि कोई बाहर की कोई कंपनी वगैरह हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, तो ऑफकोर्स उसके लिए उसको प्रमोट किया जाता था कि आप बिल्कुल ये चीज़ कर सकते हो, जिसमें हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से परमिशन दी थी अप टू 51% ऑफ द फॉरेन इक्विटी। सो दिस वॉज अलाउड। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, automatic permission is provided in high priority industry up to the sum of rupees 1 crore, and no permission is now required for hiring foreign technicians or for testing indigenous developed technology abroad. तो पहले जब इनिशियली ये सारी चीज़ें हुई थी ना, तो अगर हमें बाहर से किसी इंसान को बुलाना है कि हमारी कंपनी में काम करे, जैसे कि आपने देखो कई बार इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो लोग को 6-6 महीने का प्रोजेक्ट मिलता है कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके काम करते हैं। तो पहले तो अलाउड नहीं होता था बिकॉज हमारी इकोनॉमी काफ़ी क्लोज थी, लेकिन धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने इन सारी चीज़ों के लिए परमिशन दी। अदरवाइज हर एक चीज़ के लिए आपको रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन और परमिशन चाहिए रहता था। तो ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है ताकि हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़े। तो अगर हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, हमें पता है कि वो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर है, हमें उनको वहाँ से बुलाना है, तो हम बुला सकते हैं। तो ये चीज़ें पहले तब पॉसिबल इजीली नहीं थी, पॉसिबल थी लेकिन इट वाज नॉट दैट इजी, जो आज के टाइम पे हमारे लिए कंपैरेटिवली बहुत कन्वीनियंट बन गया है। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? ओके। Now, in order to make international adjustments of Indian currency, rupee was devalued in July 1991 by nearly 20%. It stimulated exports, discouraged imports and raised the influx of foreign capital. तो जैसे कि आपको पता है, मैंने हमेशा से आपको बोला कि जब भी मैं फॉरेन कैपिटल की बात कर रही हूँ, एक्सपोर्ट्स की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैसे करके हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है
और इम्पोर्ट को कम करना है, बिकॉज इम्पोर्ट को कभी भी फेवरेबल सिचुएशन माना ही नहीं जाता है। वी नेवर वॉन्ट अ पर्टिकुलर कंट्री टू इम्पोर्ट मोर, बल्कि हम चाहते हैं कि हमेशा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसीज हमारे इंडिया में आएगी। हमें पता था कि हमारे पास ऑलरेडी फॉरेन करेंसी के क्राइसिस चल रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या आती है, हमने ये किया उसको टैकल करने के लिए, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था कि कैसे डीवैल्यूएशन ऑफ मनी किया जाता है। डीवैल्यूएशन ऑफ मनी का मतलब क्या रहता है कि खुद के पैसे की वैल्यू आप इंटेंशनली गिरा रहे हो। क्यों? बिकॉज अगर ऐसा होगा तो बाहर की कंट्रीज़ के लिए हमारा इन्वेस्ट करना ईजी हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे 100 रुपये है, 100 रुपये की ये चीज़ है, वहाँ पे अगर डॉलर्स बोले कि भैया यहाँ पे $100 की ये कोई चीज़ है, तो फ़र्क पड़ रहा है ना, क्योंकि करेंसी का फ़र्क पड़ता है। सो दैट इज़ वाई अगर किसी अमेरिका को या कोई और पर्टिकुलर कंट्री को हमारे यहाँ से सामान चाहिए, तो हम तो रुपीज़ में बताएंगे ना कि इतना इतना है, फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे डॉलर में, तो उनके लिए कंपैरेटिवली चीपर पड़ेगा इंडिया से परचेज करना एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। सो दैट इज़ वाई हमने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया था। ये आपको याद रखना है, डिप्रिशिएट किया था, ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले वाले वीडियो में हम ये वाला टॉपिक को पढ़ चुके हैं। नाउ to integrate Indian economy with the world, the Union budget made Indian rupee partially convertible, and then the rupee was made fully convertible in 1993 and 1994 budget. A new 5-year export-import policy, ये ईयर हमें ध्यान रखना है, that is 1992 से लेकर हमारा 1997 तक, was announced by the government to establish the framework of globalization of India's foreign trade. The policy removed all restrictions and controlled on the external trade and allowed market forces to play a greater role in respect of the exports and imports. So initially everything was very government controlled, government का काफ़ी involvement हम देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें फंक्शन करने लगी, हमने एक लिबर्टी, अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन वाला पॉइंट जो है, हम यहाँ पे लाने लग गए थे। हमने डिफरेंट पॉलिसीज़ वगैरह भी लेके आए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। हमारा एक एग्जिम बैंक भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। वी ऑल्सो हैव एन एक्सिम बैंक। तो ये सारी चीज़ें हमने डेवलप करी ताकि हमारा जो ट्रेड है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, समझ आ गया ये वाले पॉइंट्स पक्का? ना इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इंडियन इकोनॉमी विद इन द एम्बिट ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन, इसका मतलब रहता है कि अगर आप चाहते हो कि इंडियन इकोनॉमी इतनी कॉम्पिटिटिव इन नेचर बने, द गवर्नमेंट हैज़ मॉडिफाइड द कस्टम ड्यूटीज टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। अकॉर्डिंग टू द पीक rate of custom duty has been reduced from 250% to 10% in 27 to, अगर हम बात करते हैं, your 28%, या बेसिकली अगर हम बात करते हैं 250 तो लाइक 25% if I say that, because 250 will not be a percentage of cost, so 25% की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, सो इट विल बी अराउंड 10%। तो इसका मतलब ये समझ आता है मुझे कि बेसिकली हमने काफ़ी कोशिश करी कि कस्टम ड्यूटीज़ हो गए, टैरिफ्स हो गए, इनको कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर पाएँ। क्लियर? तो ये वाले पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हैं। अब मेरे पास आता है, जैसे कि आपको ये वाले पोर्शन से बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं। मेनली यू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर दैट व्हाट आर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बिकॉज हर एक चीज़ जो भी पॉलिसी आ रही है, ऐसा तो नहीं कि 100% हमारे बिल्कुल पॉजिटिव वे में वर्क कर रही है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर नेगेटिव, राइट। तो अगर हम बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज हैज़ प्रोड्यूस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स। लेट्स सी। तो पहला क्या होता है मेरे पास, इन फेवर मीन समथिंग विच इज़ गुड, है ना। तो बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हमारे पास एक ग्लोबल मार्केट आ गया। बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हुआ तो पहले तो सिर्फ इंडिया का हमारे पास मार्केट था, अब मैं जहाँ चाहे किसी भी कंट्री का मैं ग्लोबल मार्केट को एक तरीके से अपना टारगेट मार्केट बना सकती हूँ कि मेरे को यहाँ पे सामान बेचना है, यहाँ पे मुझे डील करना है। तो ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस हमारे पास ज़्यादा बढ़ गया है। बेटर future prospects for large industries of developing countries to become important players in the international arena. So of course हमें एक आउटलुक मिलता है, क्योंकि हम लोग compete कर रहे थे ग्लोबल लेवल पे कि सामने वाली कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। सो यू ऑल्सो वर्क हार्ड टू मेक श्योर कि आपकी कंपनी भी अच्छा करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें हेल्प करते हैं कि कैसे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम लोग लेकर आ पाएँ, राइट। इसका तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना बनता है जल्दी। डन। Now, some points against globalization. So globalization को criticize भी किया गया, ऐसा नहीं है। So benefits of globalization occur more to developed countries as they are able to expand their markets in other countries. तो पहला क्लॉज यही कहता है कि किसी भी डेवलपिंग नेशन से या अंडर डेवलप्ड नेशन से सबसे ज़्यादा फायदा ग्लोबलाइजेशन को होता है तो एक डेवलप्ड नेशन से होता है, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह रहते हैं जिससे वो अपने मार्केट को ग्लोबली अच्छे से स्टैब्लिश कर पाते हैं।
सेकेंड क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेस द वेलफेयर एंड द आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। सो ग्लोबलाइजेशन अगर हम बात करें, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन लाने का एक जरिया यही था, बिकॉज वी वांटेड एवरीवन टू ग्रो टुगेदर। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग नेशंस हो गए या पुअर कंट्रीज हो गई, उनमें ये ज़्यादा एक तरीके से इन्फ्लुएंस लाया है कि नहीं भैया ग्लोबलाइजेशन करने की ज़रूरत है। बाकी एज पीपल हैव नॉट चेंज देयर थिंकिंग टूवर्ड्स द पीपल दैट मच, राइट। Now, market-driven globalization increases the economic disparities among nations and people. Globalization आपने कर दिया कि भाई लग्जरी गुड्स और भी ज़्यादा लग्जरी गुड्स में आने लग गए, हम ये वाला ब्रांड लेंगे, वो वाला ब्रांड लेंगे। तो आपने कई बार होता है ना कि ज़्यादा एक्सेस भी मिल जाता है चीज़ों का, तो वो भी नुकसानदायी है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सेसिबल, कन्वर्टेबल। अगर हम बात करें, बहुत कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली हमें मिल जाती है। अगर हमें कुछ मंगाना भी है, आजकल धनिया ही मंगाना, तो उसे 10 रुपये में, सॉरी 10 मिनट में ब्लिंकिट कर दो, आपके पास आ जाएगा। तो कुछ ज़्यादा ही कन्वीनियंस हमारे पास बढ़ गया है। तो जिनके पास नहीं है वो वाली चीज़, तो उनको ऐसा लगता है कि यार हमारे पास ये चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं की जो डिस्पैरिटी है, इनकम डिस्पैरिटी हो, रीजनल डिस्पैरिटी हो, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी बढ़ गई हैं। बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गई है ना, मनी ओरिएंटेड ज़्यादा हो गई है। तो ये एक मेजर फॉल्ट हमें देखने को मिला है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्लियर। एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कस्टमर्स में एक तरीके से वैरायटी बहुत ज़्यादा आ गई है उनके पास, एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। ठीक है, क्लियर। इसमें से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सिंपल सा है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक इसमें एक और मैं कवर कर रही हूँ, दैट इज आउटसोर्सिंग, है ना। मुझे पता है कि कई कई बुक्स में इसको एलिमिनेट कर दिया गया है कि ये नहीं आता, ये नहीं आएगा, लेकिन हमारा जॉब ये है कि आई विल हैव टू कवर एवरीथिंग, क्योंकि हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। अगर एकदम से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास ये आ गया क्वेश्चन, तब तुम ये लड़ नहीं सकते ना कि क्यों आ गया, ये नहीं था कि था। अगर मुझे ये चीज़ मेंशन है तो आई विल जस्ट गो थ्रू इट, छोटा सा तो पोर्शन है, राइट। तो देखो, आउटसोर्सिंग, आउट का मतलब बाहर एंड सोर्सिंग का मतलब किसी के थ्रू। सो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब बाहर से आप काम करा रहे हो। तो जैसे कि आपको पता है थर्ड पार्टी रेफरेंस, आपको पता है कि आपने कस्टमर सर्विस वगैरह देखे होंगे, बीपीओस वगैरह देखे होंगे, वो डिफरेंट कंपनीज के लिए काम करते हैं। उनकी कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं है, बेसिकली वो वर्क करते हैं किसी और थर्ड कंपनी के लिए कि हाँ हम आपकी कंपनी के लिए कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, आपकी कंपनी के ये वाले सोल्यूशंस को रिजॉल्व कर, मतलब इश्यूज को रिजॉल्व कर देंगे। तो मतलब दे वर्क एज अ थर्ड पार्टी ओरिएटर। So that is why outsourcing refers to contracting out some of its activities to a third party which were earlier performed by the organization। है ना, कि पहले क्या होता था कि चलो ये वाला काम भी मैं कर रही हूँ, ये वाला काम भी मैं कर रही हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि यार ये वाला जो काम है कंप्यूटर्स पे जो पीपीटीज वगैरह काम है, आई कैन नॉट डू इट। तो मैंने बोला कि नहीं, उसके लिए एक अलग से टीम हायर करते हैं एंड दे विल डू इट फॉर मी। सो देयर आर थर्ड पार्टी सिस्टम, वो अपने लिए नहीं बना रहे, वो मेरे लिए काम कर रहे। सो ये क्या हो गया, आउटसोर्स किया है मैंने एक तरीके से एक रिसोर्स, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी को काम दिया है, वहाँ से मैं अपना पूरा सामान निकलवा रही हूँ, कि अपना काम करवा रही हूँ, दैट इज आउटसोर्सिंग। जैसे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह होती हैं, उन्हें पता है कि इंडिया में कंपैरेटिवली चीप लेबर मिल जाता है, तो यहाँ से वो आउटसोर्स करते हैं लोगों को, यहाँ पे उनको छोटे मोटे काम दिलाते हैं कि वो हमारे लिए सस्ते में काम कर दें। सो दैट इज वाई दैट इज द फंक्शन ऑफ outsourcing। Clear? Now many companies have started outsourcing security services to outside agencies on a contractual basis। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे एजेंसीज टाइप की बना देते कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मतलब के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि उन्होंने एक अपना पूरे वैसा बना लिया ग्रुप टाइप का, जिसमें सारे वो जो एक तरीके से गार्ड्स हैं, दे आर एबल टू वर्क एंड दे वांट टू वर्क फॉर यू। तो आप जाके सीधे उन कॉन्ट्रैक्टर से बात करो कि हमें ऐसा ऐसा एक इंसान चाहिए जो हमारी कॉलोनी की रखवाली करे, तो आप हमें ला के दे दो। तो आपने एक तरीके से क्या आउटसोर्स किया है कि आपने उस एजेंसी से किसी वॉचमैन को बुलाया है या गार्ड भैया को बुलाया कि आप हमारी कंपनी का या हमारी कॉलोनी का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, आउटसोर्स किया है ना, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मैंने उस चीज़ को लेके आया है और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है। Outsourcing is one of the important outcomes of globalization process. It has intensified in recent times because of the growth of fast modes of communication, particularly in the growth of information technology। जैसे कि freelancers वगैरह भी आपने देखा होगा, जो particular किसी कंपनी के लिए different companies के लिए वो काम कर देते हैं, right? Take a screenshot of this one. Done? Moving on.
With the help of the modern telecommunication links, text, voice, and visual data in respect of these services is digitalized and transmitted in a real time over continents and national boundaries. India has become a favorable destination of outsourcing for most of the MNCs. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, है ना. MNC का मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज. बिकॉज ऑफ लो वेज रेट्स एंड अवेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर. क्योंकि आपको पता होगा एक मेन रीज़न हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट भी है कि लोगों ने इतना अच्छा डिग्री किया, इतने अच्छे कॉलेज से करने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है ना. तो इसलिए क्या हो रहा है कि वो कम दाम में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं. तो दूसरे के लिए तो फ़ायदा है ना कि कम दाम में लोग काम कर देंगे आपके लिए, ऊपर से स्किल्ड भी हैं, तो इससे अच्छा क्या मिलेगा. तो इसलिए काफ़ी सारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से भी आप बोल सकते हो कि काफ़ी लोग ऐसी थर्ड पार्टी कंपनीज में काम करते हैं जो अपना वर्क जो है आउटसोर्स करते हैं डिफरेंट एजेंसीज को, डिफरेंट कंपनीज को. दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बेसिकली आउटसोर्सिंग. ठीक है, जैसे कि हमें पता है इंडियन BPO बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कंपनीज आर ऑलरेडी गेनिंग प्रोमिनेंस एंड अर्निंग प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, है ना, कि हम बाहर की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, बाहर की कंपनी के लिए कॉल सेंटर्स के लिए काम कर रहे हैं, उनके कस्टमर सर्विस को हैंडल कर रहे हैं. तो ये भी किस में आता है? आउटसोर्सिंग में ही आता है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स. डन. नाउ सम ऑफ द सर्विसेज आउटसोर्स टू इंडिया इंक्लूड, कि अगर हम बात करें कि इंडिया से क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहला तो अभी मैंने आपको बताया BPO, है ना, बेसिकली कॉल सेंटर्स वगैरह. देन रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी में आपको काफ़ी चीज़ें दिखेंगी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्मिंग, बुक ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसलेट करना, क्लिनिकल एडवाइसेस. तो ये सारी चीज़ों में बिल्कुल एक तरीके से हम अपने सर्विसेज को आउटसोर्स कर सकते हैं, है ना. एग्जाम्पल्स हमें गिवन है. क्लियर? सो यही चीज़ थी हमारी. तो ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादा नहीं पढ़ना. ग्लोबलाइजेशन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत जो उसका स्टैटिस्टिकल डेटा हमने पढ़ा है वो, एंड प्लस उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स, एंड मैंने आउटसोर्सिंग भी इसी में आपका कवर करा दिया है. तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत थी. हमने 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया है बहुत जल्दी. बहुत छोटा सा ही पोर्शन है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो आप लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में. तो होपफुली आपको इस वाले पोर्शन बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स. एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्टूडेंट्स CBSE की भी कवर क्लासेस किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. CBSE के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड उसके अलावा यू कैन सी वी ऑल्सो प्रोवाइड क्रैश कोर्सेज, Vedic Maths and Spoken English course also is available for you, that too free of cost. इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा. तो आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की घबराने की ज़रूरत नहीं है. एंड स्टूडेंट्स हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको बिल्कुल फॉलो करना है. वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. सो होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कॉन्टेंट समझ आ रहा है, आपको कोई भी इशू है, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.